अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। 21 अरब रुपए नहीं मिलेंगे, ये पार्लियामेंट ने साफ साफ बता दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अब देखते हैं कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जाएगा तो क्या कोई तौहीने अदालत की तरफ पूरी गुफ्तगू जा रही है और कौन कौन इसका शिकार होगा। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद मुज़ाकरात हैं या सियासी चाल है, क्या ये ट्रैप तो नहीं किया जा रहा मुज़ाकरात के झांसा देकर। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत भी इस पर गौर कर रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर भी बात होगी। आखिर में आजाद कश्मीर असेंबली में जन्नात की एंट्री हुई है जी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये गैर मरई मखलूकात हैं, कभी खलाई मखलूक है, कभी कोई और मखलूक है, वो बड़ा कन्वीनियंटली आती है, इलेक्शन का रिजल्ट पलट देती है, लेकिन कभी पता नहीं चलता है, ना कभी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत इलेक्शन को रोकने के लिए हर हद तक जो कोशिश कर सकती थी वो कर रही है। केपी के पंजाब के इलेक्शंस 90 दिन की आईनी मुद्दत के अंदर होते हुए दिखाई नहीं दिए जा रहे। साथ साथ अब एक जो नई गुफ्तगू शुरू की है कि मिलकर बैठकर बात करें, तो यानी कि अगर इलेक्शन करने हैं तमाम असेंबलियों के साथ तो यहां से सूबाई असेंबली के इलेक्शंस को कुछ आगे ले जाया जाए और कौमी असेंबली के इलेक्शन को कुछ पीछे ले जाया जाए, लेकिन इसकी भी आईनी गुंजाइश फिलहाल मौजूद नहीं है। सो अगर ऐसा करना भी है तो वो कैसे किया जाएगा, ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त के इस आईनी डेडलॉक के शिकार जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं। हुकूमत किस हद तक इलेक्शन को रोकने के लिए जा रही है और किस तरीके से बड़ा ही स्मार्टली पार्लियामेंट को ला खड़ा किया है सामने अदलिया के, ये भी एक नई स्ट्रैटेजी है। बहरहाल आज आजम नजीर तारिर साहब ने कहा कि चूंकि इख्तियार सिर्फ हुकूमत का है, ऐवान का है, पार्लियामेंट का है, काबीना का है, इसलिए जो पार्लियामेंट है सिर्फ वो ही जिमनी ग्रांट दे सकती है और पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि इलेक्शन के लिए वो जिमनी ग्रांट जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो हम नहीं दे सकते, उसको मुस्तरद करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड में मौजूद रकूम जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी यहाँ होता है और आईने पाकिस्तान में भी लिखा है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का है, किसी और इदारे का या किसी और अथॉरिटी का नहीं है। सर ये बैकग्राउंड। आई थिंक द नोज हैव इट एंड कंसिक्वेंटली द डिमांड इज रिजेक्टेड। ये तो चले एक टेक्निकलिटी है जो कि कानूनी तौर पे गुंजाइश निकाली गई है, लेकिन मसला सिर्फ एक है और वो है कि इलेक्शन नहीं होने देना चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात हम नहीं कह रहे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये कुछ भी कर ले, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, इलेक्शन हम 14 मई को नहीं होने देंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कहकर चले गए हैं। आगे आप बेशक पार्लियामेंट की करारदादों के पीछे छुपे हैं या जो टेक्निकल ग्रांट्स को किस तरह से आपने ऑथराइज करना है नहीं करना, वो कानूनी उसमें आप जो भी सुकम ढूंढे, असल मसला है कि इलेक्शन कराने ही नहीं। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। और इन लोगों की पुरानी आदत है, जब इक्तदार में होते हैं तो धमकियां लगाते हैं सरकारी अफसरान को। वह खैर तो ये तो सबका ही एक वतीरा है, लेकिन पीएमएलएन का बड़ा खासा रहा है किसी तरीके से ये पैसे रिलीज ना हो, तो इस पे उन्होंने साफ साफ धमकी लगा दी कि जो ऑथराइज करेगा, जो रिलीज करेगा, बाद में 21 अरब रुपए की वसूली हम उसी से करेंगे। ये भी देखिए जरा राना सनाउल्लाह साहब ने क्या एक नई धमकी लगाई। मैं ये कहना चाहूंगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर लाहौर डिवीजन से, कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है। कल को कोई ऑफिसर ये कहे कि जी मैं तो मजबूर था, मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर था, कल को आपको ये उज़र जो है वो बिल्कुल हासिल नहीं होगा। ये बड़ा सीरियस मामला होगा और इसके ऊपर बड़ा सीरियस ऑर्डर ऑब्जेक्शन होगा और उस ऑब्जेक्शन की बुनियाद के ऊपर ऐसी पेमेंट करने वाले को रिकवरी पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और करवाने वाले जो है बाद में सारी जिंदगी जो है उस रिकवरी को भुगतते रहे। ऐसा होने के बड़े वाज़ेह चांसेस हैं कि जो लोग पेमेंट करेंगे कल को उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कुछ इसमें डायरेक्ट थ्रेट्स हैं, कुछ वेल्ड थ्रेट्स हैं कि जो पेमेंट करवाना चाहता है और जो करेगा कहीं उससे 21 अरब की रिकवरी नहीं हो। जरा ज्यादा क्लियर होकर बताएं किसको कह रहे हैं कि कौन जो पेमेंट करवा रहा है उससे 21 अरब रुपए ये कैसे लेंगे। बहरहाल जी एक इनकी बाकायदा हिस्ट्री है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी सरकारी अफसरान को जो और सर्विंग ऑफिसर्स को भी
ये बड़ी डायरेक्टली धमकियां लगाते रहे हैं PMLN वाले, और ये उसी की कड़ी, बिकॉज व्हेन यू गेट अवे विद इट वंस तो फिर आप बार बार उस पैटर्न को रिपीट करते हैं। ये जरा देखिए कि क्या इनका एक सेट पैटर्न है कि जब कहीं किसी जगह पर ये फंस जाते हैं तो फिर किस तरह जो सर्विंग वहां पर अफसरान हैं उनको ये धमकियां लगाते हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। मैं FIA को भी कहना चाहता हूं, हमें मजबूर मत करें कि अगला रुख हमारा FIA की तरफ हो। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। तो फिर क्या मतलब है? क्या वाकई पाकिस्तान के खजाने में 21 अरब रुपए नहीं है? क्या ये जेन्युइन डिमांड है हुकूमती कि भाई चूंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम कैसे दे दें अलग-अलग इलेक्शंस कराने की? ये बात दुरुस्त नहीं है, और ये किसी और ने नहीं कही बात, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कही। और चूंकि वो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मौजूदा रिजीम के ही एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको मालूम है कि अगर किसी काम के लिए पैसा निकालना हो तो वफाकी हुकूमत के पास कहां कहां गुंजाइश होती है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि 21 अरब रुपए मौजूद हैं इलेक्शन के लिए, और साथ में यह भी बताया कि किस तरीके से बजट में कैसे मंजूरियां करा के 21 अरब रुपए की गुंजाइश निकाली जा सकती थी। रुपए का तो रोजाना हुकूमत पाकिस्तान 18 अरब रुपए का तो सिर्फ सूद देती है, तो 21 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को देना इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। हुकूमत चाहती तो कहीं और 21 अरब रुपए कम कर लेती या कोई और टैक्स लगा देती, लेकिन 21 अरब रुपए एज सच हुकूमत पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। काबीना ये फैसला कर सकती थी, लेकिन फिर काबीना ने जो है वो ये बात पार्लियामेंट को भेज दी। जाहिर है कि पार्लियामेंट की मर्जी से ही आप पैसे खर्च करते हैं, तो वो जो साल के आखिर में भी आप अप्रूव करवा लेते हैं, साल के आखिर में फिर आप जब जाते हैं तो आप बजट पेश करते हैं, तो उसके साथ साथ आप पिछले साल की जो आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, जो कोई अकाउंट से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो फिर आप वो अप्रूवल बाद में भी करवा सकते हैं। प्रोग्राम के पहले से में जी हमारे साथ मौजूद है कवर दिलशाद साहब, वजीर आला के मुशीर बराए कानून और पार्लिमानी उमूर। जो ये हुकूमतें हैं निगरान, इनका वक्त भी खत्म होने को है, किस तरीके से इनको अब आईनी, लीगल और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इनके हुक्म होंगे उनके लिए कवर मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। अबूजर सलमान खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काजमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अबूजर, आपसे आगाज करेंगे। अब आज जो हुआ है कि पार्लियामेंट ने कहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, अब इससे आगे क्या होगा? और क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक अदालत ने कंटेम्प्ट की तरफ अपना जो भी रुझान है वो नहीं दिखाया है। पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो हम डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। वो डायरेक्ट ऑर्डर करके भी उसको काबीना और फिर पार्लियामेंट के थ्रू लाकर उसको उस हुक्म को नहीं माना गया। अब इसके बाद अगला आप क्या कदम देख रहे हैं? क्योंकि अब क्लैश तो बहुत बढ़ गया है, अब तो मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं फाइनल जो भी है राउंड। देखें मारिया, ये आप जब ऑर्डर पढ़ें जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें तो पार्लियामान का तो जिक्र भी नहीं था। इस हद तक जिक्र था कि जब आप डिसबर्स कर देंगे, जिस तरह आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस जो आपने खुद कोर्ट के अंदर बताई है कि हम पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन या अप्रूवल ले लेते हैं, जो वो बजट जो एनुअल बजट स्टेटमेंट के अलावा हमारा खर्चा होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का हम अप्रूवल बाद में ले लेते हैं, लेकिन पहले हम डिसबर्स कर देते हैं। दिस इज व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और वो ऑर्डर में भी रिप्रोड्यूस हुआ है। अब ऑर्डर किसको था? इसमें 3 देखें इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करेगी, क्योंकि इनका रोल सिर्फ पोस्टमैन का था एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। स्टेट बैंक एलोकेट करेगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगा, वहां से फिर AGPR को जाना है और AGPR ने वहां से फिर इलेक्शन कमीशन को दे देना है। ये सारा प्रोसेस था। आपको सीधा सा कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई ना एम्बिग्युइटी है, कोई कुछ चीज ही नहीं है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जहां पे रोल था, उन्होंने आगे AGPR के पास जाना था, तो उन्होंने वहां से अपना गाड़ी मोड़ के पार्लियामेंट की तरफ चले गए वो लोग कैबिनेट के थ्रू, और पार्लियामेंट ने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये तो मेरे ख्याल से ये जो नजला गिरेगा अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, और मेरे ख्याल से बल्कि मेरी ख्वाहिश है एक ऐसे शख्स की जो आईन पाकिस्तान पे बिलीव करता है, उसकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, ये मुल्क के आइन की बात है, और मुल्क के जो हमारे वोटर्स हैं उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। हमारा प्रियम्बल कहता है जो पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा। सही है। बुजुर्ग, तो ये जो आप तौहीन वाली बात करें, तौहीन अदालत, अब क्या होगा अगले मौके पे? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री को तलब किया जाएगा या फिर वजीर आजम को तलब किया जाएगा? हाँ,
शफाफ दीद है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, पहले तो सेक्रेटरी फाइनेंस से बात होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसी दिन, क्योंकि कैबिनेट आर्टिकल 90 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द पूरा मिनिस्टर्स का जो कैबिनेट है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है, जो जहां पे जाके बात रुकनी है, वो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो मेरे ख्याल से यूसुफ रजा गिलानी का केस की नजीर आपके पास मौजूद है, तो फिर बात जाएगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर तक ही जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी अगर अथॉरिटी असर्ट करनी है, लोगों का कॉन्फिडेंस उनको बहाल रखना है कि हमारी अदलिया काम कर रही है, उसका इज्जत भी है, उसका इकराम भी है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ऊपर तक जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल मुझे नजर नहीं आ रही ये पैसे डिस्बर्स करने में, ऊपर जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो हमें कुछ सोल्यूशन नजर होता हुआ नजर आ रहा है। और आइन की सरबुलंदी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जामिन है हमारे बुनियादी हकूक की और आइन की प्रोटेक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट से बात पीछे नहीं आनी, आखिरी रिजॉर्ट रह गया वो कंटेम्प्ट ही। लेकिन इतना आसान मामला है नहीं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी अगर हम देखें तो वहां पर भी यकसुई नहीं है, फोकस नहीं है, मतलब वहां पे भी एक वाज़ेह तकसीम है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इसलिए इसको अब सब खुलकर बात को इंडोर्स भी कर रहे हैं और इसको मंजर आम पे हम डिस्कस भी करें। कुवैत इरशाद साहब, तो फिर इसका मतलब है 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे सर? आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, अब पता नहीं कब होंगे इलेक्शन इंडेफिनेटली, क्या अक्टूबर तक आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या अक्टूबर से पहले तारीख आएगी? वो कैसे होगा, किन कानूनी शिकों के तहत होगा? फिर क्या जो आप अहकामात पास किया करेंगे, कल को कोई अदालत ले जाए उनको चैलेंज कर दे, स्टे पे चला जाए, या आप भी बिल्कुल एक तरीके से अगर कोई आपको काम ना करने देना चाहे तो आप काम नहीं कर पाएंगे? ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है। नहीं, ये जब मामला चल रहा है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक और वफाकी हुकूमत, इनके दरमियान मामले चल रहे हैं। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मामला है, जहाँ के हमारे इतला और खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रही है। आज मुझे पता चला है कि 55,000 प्रेजाइडिंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग का अमल गुज़श्ता 15 दिन से जारी है, और वो ईद के फौरन बाद तक तमाम प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। पोलिंग स्टेशन की इमारतें सब तैयार कर ली गई है, बाकायदा इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ ये बाकी रह गया फंड लेने का। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को उन्होंने अपनी सारी बता दिया है, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बाहर निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एहतराम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात रह गई है पार्लियामेंट जो है सुपर इदारा है। अब चंद रोज पहले जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आर्मी चीफ के जो रिमार्क्स हैं बड़े तारीखी हैं, उन्होंने कहा कि हम मुंतखब नुमाइंदों के हुक्म मानने के ताबे हैं और मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट सर, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे सर, माजरत के साथ मुंतखब नुमाइंदे जो इस पार्लियामेंट में बैठने हैं सर, वो इलेक्शन के प्रोसेस से होंगे। इस वक्त दो असेंबलियां जो हैं वो खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। तो अगर उस स्टेटमेंट को आप देखें तो ऐसे भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि उन लोगों को मुंतखब होने दें और फिर उनको फैसले करने दें। पार्लियामेंट में 2 सूबाई असेंबली क्या ताल्लुक है? सूबाई असेंबली है, पार्लियामेंट 215 पर बाकायदा मौजूद है, 215 के मेंबर कौमी असेंबली के वो फैसले कर रहे हैं, बाकायदा आपके सामने हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब आपने कहा कि भी कंटेम्प्ट लगाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बड़े जमीनी हकायक को देखते हुए फैसला करेंगे। बड़े दानिशमंद हमारे हैं मौजूद जज, वो देखकर फैसला करेंगे। वो कहेंगे कि हालात ऐसे जा रहे हैं कि स्टेट बैंक का गवर्नर भी मजबूर हो रहा है पार्लियामेंट के सामने, वफाकी काबीना भी पार्लियामेंट के सामने मजबूर है, और पार्लियामेंट के बारे में आर्मी चीफ ने खुद फरमा दिया है कि तमाम इदारे जो हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के ताबे हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और कौम के नुमाइंदे हैं। अदालत अभी तक तो रिस्ट्रेंट शो करी। सर ये बताइए, पंजाब के हद तक क्या आप लोगों की सिक्योरिटी के इंतजामात मुनासिब हैं? कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस तो नहीं है? और पैसों का मामला है ना, फंड्स का मामला रह गया है। बाकी आपने कहा कि आप लोग तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, 3-2 का फैसला आप पिछली दफा भी कह के गए थे कि आप मानते हैं उसी को इंप्लीमेंट कराएंगे, तो सिक्योरिटी वगैरह तो ठीक है पंजाब में, राइट? सिक्योरिटी का माहौल, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, तकरीबन 15,000 पुलिस जो है वो कच्ची के इलाके में मसरूफ कार है, 15,000 के लगभग। ठीक है। अब आप बाकी रहे, उसके लिए आर्मी मांगी उन्होंने, आर्मी सिक्योरिटी को आर्मी ने अपना जवाब जमा करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बंद लिफाफे में, फाइल बंद करके सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में पेश कर दिया। अब उसमें क्या है वो सुप्रीम कोर्ट को पता है। उन्होंने बाकायदा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने और सेक्रेटरी डिफेंस ने बाकायदा इन चैम्बर में, इन कैमरा में सब सूरत हाल से आगाह कर दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी मौजूद जज हैं वो सारे हालात को देखते हुए अपने ठंडे मिजाज से फैसला करेंगे। सर इंतजामी तौर पर सर आप बताएं, आपका क्या फैसला? आप इलेक्शन करवाने की पोजीशन में है तारीख 14 मई को कि नहीं है? 14 तारीख को तो इलेक्शन की तारीख गुजर चुकी है।
اس لیے کہ یہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں ابھی فنڈ ملے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان نے لازمی طور پر یہ 25 اپریل کے بعد جو اپنا بیلٹ پیپر چھپنا ہے تو بیلٹ پیپر چھپنے کے لیے آپ کو رقم چاہیے, رقم تو نہیں ہے. اسی طرح آپ نے سارا سامان خریدنا ہے. سر آئین وائلیٹ ہو گیا کیا اس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جو آئین کی یہ شک ہے جس میں 90 دن کے الیکشن ہونا تھا اس کے حوالے سے اب وہ وائلیشن ہو گئی ہے؟ آئین کی کہاں وائلیشن ہو رہی ہے؟ آئین کے اپنے آئین تو ہمارا بڑا اس لیے بتاتا ہے, راستہ بتاتا ہے. جب ایک طرف کسی وجہ سے آئین کی پابندی نہ ہو رہی ہو تو آرٹیکل 254 ہے, اس میں لکھا ہوگا اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور آمد درآمد نہ ہو رہا ہو تو آپ بعد. سر بڑی ملک احمد خان والی آپ نے شکایت کی نکالی ہے, ویری انٹرسٹنگ. اس کو تو کہیں بھی اگر فٹ کرے ہمارے ساتھ ہی رہے. جی عطر صاحب, 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو رہے پنجاب کے, صاف صاف انہوں نے کہہ دیا اب جو بھی سپریم کورٹ نے جو بھی اپنے معاملات طے کرنے ہیں اس کی تیاری کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ نگران سیٹ اپ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو تو الیکشن ہوتے دکھائے. میں یہ کہہ سر رہا آپ بیلٹ پیپر چھپنے ہیں, بیلٹ پیپر کے لیے بھی آپ کو 15 دن چاہیے. جی سر, تو اسی بات سے میں نے یہ اخذ کیا نا 14 مئی کو نہیں ہوگی انتخاب. میں نے آپ سے سوال پوچھا, آپ نے کہا مشکل ہو گیا, تو وہی میں کوٹ کر رہی ہوں. جی نظر دار گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے نا کہ ابھی تک بیلٹ پیپر چھپنے کے لیے پیسہ چاہیے. ابھی 21 ارب روپے مانگا ہے. سر اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں ہو رہے نا, یہی اسیسمنٹ ہوگی. جی عطر صاحب دیکھیں یہ بحث تو ابھی یہاں پہ پہنچی ہے نا. کیا آج سے 2 مہینے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن انہوں نے نہیں کروانے؟ یہ تو پہلے دن سے وفاقی حکومت کہہ رہی ہے نا. یہ تو نگراں حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جب کہا جائے گا ہم کروا دیں گے, ہم تو تیار ہیں. نگراں حکومت چاہے ادھر ہو چاہے وہ KPK میں ہو. پہلے گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے تھے, اور اب جب ڈیٹ آئی اس کے بعد جو حکومت کا رویہ وہ آپ کے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چند ارب روپے ہمارے پاس نہیں. اور آج کی خبر ہے کہ انہوں نے 129 ارب روپیہ جاری کیا ترقیاتی فنڈز میں, اور 50 ارب روپیہ اس سال ایکسٹرا دے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ پیسے کی کمی ہے, نہ یہاں پہ کسی اور چیز کا ابہام ہے. یہ بالکل دیکھیں یہ ہم عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں. ایون یہ چیز ڈسکس کرنا نا کہ یہ جناب یہ ہے تو پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے, وہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے. کیا آج کل کے دور میں عوام اتنے نائیو ہیں, اتنے بیوقوف ہیں, ان کو نہیں پتا کہ جب ایک ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ لگا لو زور جتنا لگانا ہے, وہ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ان کا زور لگ رہا ہے آئین کے اوپر. یہ چیزیں تو دیکھیں بالکل کلیئر ہیں. 90 روز میں آپ نے انتخابات کروانے تھے, آپ نے انتخابات پہلے دن سے آپ کی خواہش تھی کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے, تو دوسری طرف آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس حکومت کی یہ ول ہے کہ ہم نے انتخابات نہیں کرنے, اور ول کیا ہے کہ ہم نے عوام کی ول توڑنی ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ جی ابھی تک عمران خان کا سحر نہیں ٹوٹا, تو آئین ہم توڑیں گے تو شاید عمران خان کا سحر ٹوٹ جائے. ہوگا کیا سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ عدلیہ اور پارلیمنٹ نہیں مان رہے, مطلب اس کو جتنی بھی فلاورلی لینگویج استعمال کر لیں, ٹیکنیکلٹیز میں جو بھی الجھا لیں, صاف صاف وہ جواب دے رہے جاؤ نہیں ماننے فیصلے. اب کل سپریم کورٹ مزید کوئی اگر ڈائریکشن دے گی وہ نہیں مانتے, ڈسکوالیفیکیشن کی طرف اگر خدا نہ خواستہ جانا پڑا پورا معاملہ, آئی ڈسکریج کہ بھئی اتنی انتہا تک ایشو جائے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو, تو جو فیصلہ آئے گا ہم نہیں مانتے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے. پھر تو پاکستان کی ریاست کس طرح فنکشن کرے گی؟ آج تک کوئی آپ نے ایسی حکومت دیکھی, ایون کہ اپوزیشن بھی دیکھی ہو, جو یہ کہتی ہو کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے یا ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے. یہاں پہ تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, میاں صاحب گھر چلے گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب گھر چلے گئے. 90s کے اندر بہت سارے لوگوں کی منشا سے جب اسمبلیاں توڑی گئیں تو سپریم کورٹ نے بحال کر دی, تو میاں صاحب کی حکومت دوبارہ چل پڑی. یہ سارے فیصلے مانے گئے نا. یہ پہلی دفعہ ایسا ایک سیاسی اتحاد آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے, چاہے جو مرضی ہو جائے, انہوں نے نہیں ماننا. پھر یہ ہوگا کہ پھر ریاست اس طرح فنکشن نہیں کر سکتی. آج ہم ایک انتہائی خطرناک دور میں کھڑے ہیں, اس لیے کہ آگے خان صاحب کی حکومت آئے گی, کسی اور کی حکومت آئے گی, پھر تو یہ راستہ بن کے آپ کھڑے ہوں, آپ الیکشن کروا کے کوئی کروا کے دکھائے, کوئی بھی کروا کے دکھا دے. یہ تو بس آج ایسا ایک ہم اس دورائے پہ کھڑے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو, آئین کو, ریاست کو بچانا ہے یا چند خوف زدہ لوگوں کو بچانا ہے جن کی بنیادی خوف یہ ہے کہ ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہم ہار جائیں گے. ڈیڈ لاک تو ہے ابو ذر. اب ایک جو ایک اور تجویز ہے جی کہ مذاکرات ہوں, یہاں سے صوبائی اسمبلی کے الیکشنز تھوڑے آگے جائیں, کیونکہ آلریڈی 90 دن کی تو ڈیڈ لائن وائلیٹ ہو گئی نا, غلط ہوا آبویسلی. لیکن اب اس کے اندر سے جو پولیٹیکل سولوشن نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کچھ ماہ پیچھے آئیں, صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کچھ ماہ آگے جائیں. اب پتہ نہیں قانون کے یا آئین کی کون سے شک کے تحت کوئی درمیان کا رستہ نکلے گا, کیا اس کو آئینی اور لیگل کور ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں
اگر ناگزیر وجوہات کی بنا پہ الیکشن ڈیلے ہو جاتا ہے تو یا کوئی بھی آئینی جو ایک بندش ہے اس کو کراس کر لیا جاتا ہے تو آرٹیکل 254 اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن وہ ایک ریئیکشن میں ایک آئین کی پروویژن ہے جو انووک ہوتی ہے، لیکن وہ پرو ایکٹیولی آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ ادھر وہ پروٹیکشن پرووائڈیڈ ہے اس وجہ سے ہم ڈیلے کر دیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان یا میں اس ملک کے سب ادارے جو ہیں ان کو جو گائیڈ کرتا ہے وہ آئین پاکستان ہے، وہ زمینی حقائق نہیں کرتے. یہ زمینی حقائق کو ہم انگریزی میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہتے ہیں، یہ جو نظریہ ضرورت ہے. جب مولوی تمیز الدین کا کیس ڈیسائیڈ ہوا تو زمینی حقائق یہ تھے کہ جی اسمبلی بحال نہیں کرو، لیکن آئین کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا آپ اسمبلی بحال کرو. نہیں کی سپریم کورٹ نے، تو پھر آپ اس ججمنٹ کا دیکھیں اس کا جو آپ کی ہسٹری نے اس ججمنٹ کا کیا ستیہ ناش کر دیا ہے. ان ججز کا کوئی نام نہیں لیتا. اس وجہ سے دیکھیں یہ انہوں نے ابھی فرمایا قمر صاحب نے، بڑے قابل احترام ہے کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. دیکھیں ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ میرے خیال سے ہمارے ملک میں آئین کی کسی کو نہیں ہے. اگر آپ جورسپروڈنس آپ پڑھ لیں ہمیں وہ گائیڈ کرتی جتنی ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 70 سال میں، اور ساتھ بھارت میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے. جب ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک ملک کا، وہاں پہ جو سپریم فارم آف لینڈ ہوتا ہے یا سپریم ہوتا ہے وہ آپ کا آئین ہوتا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے جو پروویژنز ہوتی ہے. آپ سمپل لیجسلیشن سے یا ریزولوشن سے ایک آئینی ذمہ داری کو سے انحراف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ انہیں بھی پتا ہے، یہ انہیں بھی پتا ہے. یہ جو آرٹیکل 254 کی بات ہے بار بار دہرائی جا رہی ہے، میں نے کہا ذرا ہم پڑھ دیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ 254 کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کا ذکر کرے. کہتے ہیں کہ جب کوئی فعل یا امر دستوری رو سے ایک خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو اور اس مدت میں نہ کیا جائے تو اس فعل یا امر کا کرنا صرف اس وقت سے وجہ سے کالعدم نہ ہوگا یا بصورت دیگر غیر مؤثر نہ ہوگا کہ مذکورہ مدت میں نہیں کیا گیا تھا. اس کا ذکر پہلی مرتبہ ملک احمد خان صاحب نے کیا تھا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے اوپر آئین خاموش ہے، تو اس پروویژن کا اس وقت وہ ذکر کر رہے تھے. بہرحال پی ٹی آئی نے جی کل صدر پاکستان کو خط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت اور الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باعث انتخابات کی طے شدہ مدت چونکہ گزر چکی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دونوں نگراں حکومتیں اپنی آئینی مدت مکمل کر چکی ہیں. دستور مدت میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے 90 روز گزرنے کے بعد نگران حکومت کو کسی طرح قانونی نہیں کہا جا سکتا. اور وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مشاورتی دائرہ اختیار کے تحت یہ معاملہ عدالت عظمیٰ کو بھجوایا جائے. سو قمر صاحب 90 دن مکمل ہونے کے بعد سر آپ بھی آرٹیکل 254 کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت آپ کو لیگل کور حاصل ہے، رائٹ؟ کیونکہ وہ اگر نہیں ہوا کوئی دستوری کام اس دوران تو کوئی اس میں غیر مؤثر ہوا تو کوئی مدت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 254 کو ہی آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ اس کے تحت آپ کی حکومتیں لیجٹمیٹ ہوں گی. جی سوال مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی جی جی. دیکھیں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو نگران سسٹم ہے آرٹیکل 224 کے تحت اس میں یہ لکھا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آنے تک، یعنی جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی اور چیف منسٹر کا اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کا حلف ہو جائے گا اس وقت ایٹومیٹک جو ہے نگران حکومت تحلیل ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ آئین کو پڑھے آرٹیکل 223. جب الیکشن 90 دن میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو 10 دن چاہیے. الیکشن ایکسپینسز کی رپورٹ پیش کرتا ہے ریٹرننگ آفیسر، تب وہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس کا صوبائی اسمبلی کے ممبر کا. جب تمام اس کے بعد خواتین کی نشستوں کے لیے 3 دن دیے جاتے ہیں. آزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی جوائن کرنے کے لیے 3 دن دیے جاتے ہیں. جب تمام مکمل حالات ہو جاتے ہیں 14 دن کے اندر گزٹ نوٹیفکیشن کیا جاتا ہے. جب گزٹ نوٹیفکیشن 14 دن میں ہو جاتا ہے تو پھر گورنر جو ہوتا ہے صوبے کا وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہے. جب اجلاس طلب ہونے کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو جاتا ہے، حلف ہو جاتا ہے، تو اپنے نگران حکومت جو ہے آٹومیٹک سر وہ تو جینوئنلی اگر اب بائی دا بک جائیں تو سر، لیکن ادھر ایسے بیٹھ کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ الیکشن کمیشن دے کوئی معلوم نہ ہو، الیکشن کا اسکیڈول بھی نہ آیا ہو، جو پہلے آیا اس کو معطل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب 8 اکتوبر کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں گے، پھر ہم سیٹ اپ لے کے آئیں گے کسی صوبے کے اندر. اس کی تو کوئی آئینی پروویژن نہیں ہے. یہ تو الیکشن کے بعد کی آئینی پروویژن ہے کہ جب تک حکومت نہیں بنتی، کیونکہ کئی دفعہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے کیونکہ جماعتوں کے اندر خود ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جب تک جو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا پھر تب تک رہیں نگران حکومتیں.
जी हाँ, जिस वक्त तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती, इस वक्त तक निगरान सेटअप बरकरार रहता है। ये तो कहता आइन के आप आर्टिकल 224 के नीचे पड़े आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने तक। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जब तक नहीं आती, निगरान सेटअप रहेगा। हमारे मुल्क के अंदर भी तकरीबन आप ये देखें कि जब ये 2008 में इलेक्शन हुए थे, तकरीबन 4-5 महीने तक चलता रहा केयर टेकर सिस्टम। इस तरह बांग्लादेश में चलता रहा 3 साल तक। इंडिया में तो खैर वहां सिस्टम नहीं है केयर टेकर सिस्टम का, लेकिन बाकी जहां जहां केयर टेकर सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान सर, ये तो कोई टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर सिस्टम टाइप सीन लग रहा है सर, जैसे टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हम विफाक में बात करते हैं, ये कोई टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर सिस्टम टाइप बात की है। क्विकली अबू ज़र इसमें आप ऐड करें, फिर मैं अतर साहब के पास आऊंगी। जी, ये कानूनी लीगल कवर है जो ये कह रहे हैं कवर साहब? देखिए, मैंने पहले कहा 254 जो है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव आपका प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात देखें, बांग्लादेश मॉडल कोई अच्छा मॉडल नहीं है फॉलो करने के लिए। अगर हमने किसी कानून की बात करनी हो, हमने कोई लॉ में पढ़ाना हो किसी को, अगर हम क्लास में लेक्चर भी दे रहे होते हैं तो बांग्लादेश मॉडल जब देते हैं ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप वाला, तो हम कहते हैं ये आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपकी आइन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, वो कहता है कि एक जमहूरी मुल्क होगा आपका, और जमहूर आपकी अवाम है जिन्होंने इलेक्ट करना है, और उसके बाद आपके चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो आपको जवाब दे होंगे। अब टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है, वो जितने फैसले कर रही है, क्या वो जवाब दे इस वक्त अवाम को? नहीं है। इस वजह से ये जमहूरियत की बेसिक रूल, और ये तो बस हर कोई अदालत में चला जाए कल को अतर काज़मी साहब, कि कोई हुकूमत फैसला करेंगे, आप अदालत में जाएं, आप उस पर स्टे ले लें, फिर ये हुकूमतें इस तरह स्टे पे ही चलेंगी इस मुल्क के अंदर। और दूसरी बात ये है कि जो पार्लियामेंट है, आर्टिकल 50 जो है उसमें बड़ी डिफाइन है कि पार्लियामेंट दो जो आपके हाउसेज हैं, सेनेट और पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस नहीं है। ये अभी मैं फहमीदा मिर्जा साहब से भी मेरे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, साबिक वो स्पीकर हैं, उनसे उन्होंने भी ये चीज वाजे की। और वैसे भी ये आर्टिकल 50 के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज एंड द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट तो पहले ही डेट दे चुके हैं, बता चुके हैं कि इलेक्शंस आपने इस टाइम पे करवाने। तो मसला ये है कि इन्होंने बनाया हुआ है कि पार्लियामेंट सिर्फ वो है जहां पे ट्रेजरी पे लोग बैठे हुए हैं, और दूसरी वो पार्लियामेंट है जिसमें राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं। आज क्यों जरूरी है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों जरूरी है कि राजा परवेज अशरफ साहब भी स्पीकर बनते और उन्हीं को दोबारा लाया जाता। इसलिए कि आपने उन लोगों को वहां पे बैठाना है जो आइन से ज्यादा अपनी जो क्यादत है उनकी ख्वाहिशात को तरजीह दें। क्या इस वक्त जो निजाम चलाया जा रहा है वो आइन के मुताबिक चलाया जा रहा है? यकीन कीजिए हम सबसे ज्यादा इनको पता है। फहमीदा मिर्जा साहबा भी इसी हाउस की कॉन्स्टिट्यूशन थी, उनको पता है, तो इस स्पीकर को नहीं पता, इनको भी पता है ना कि किस तरह चीजें चलानी है। ये टेक्निकलिटीज अच्छा है। जो अभी सिराजुल हक साहब एक नई मुहिम पे हैं कि भाई सब मिलकर बात करें, बैठें और गुफ्तगू करें, निजाम को आगे चलाएं, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं 14 मई की तारीख तक जो है ये आपको एक्टिविटी नजर आएगी, उसके बाद फिर कहीं गुफ्तगू, ये बातचीत जो है ना ये फेड आउट कर जाएगी, बैकग्राउंड में चली जाएगी। उसमें होता ही है कि जब कोई चीज क्लियर ना हो ना, उसके लिए आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। यहां पे पहली बात तो ये कि आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, अगर इनको वो चीज समझ नहीं आई तो सिराजुल हक साहब जिनकी कितनी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है और पाकिस्तान के वोटर्स कितना उनको वोट देते हैं, वो कितने किस हद तक किरदार अदा कर सकते हैं? मतलब कंसेंसस करा सकते हैं ना। एक ऐसे शख्स हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, हर कोई उनसे मिलना चाहते हैं। खान साहब खुशी खुशी मिलते हैं, गवर्नमेंट खुशी खुशी मिलती है, ऐसे लोग आपको चाहिए। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है और उनकी कोशिश भी बड़ी जेन्युइन होगी, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि उनकी नेक नीति अपनी जगह पे, लेकिन ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, क्या उनको आइन नजर नहीं आता? उन्होंने आइन को अगर वो रोंदने पे तुले हुए हैं तो सिराजुल हक साहब की बात वो किस तरह मानेंगे? ये सिर्फ टाइम बाय करने की सूरत हाल है कि टाइम को बाय किया जाए और चीजों को डिले किया जाए। इसके अलावा इन मुज़ाकरात से और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि चीजें तो वैसे ही क्लियर है। सही, ब्रेक पे हम जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सरदार लतीफ खोसा साहब ने प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो पार्लियामेंट ने ये पूरी करारदाद के जरिए मुस्तरद कर दिया है कि जी पैसे नहीं दिए जाएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर्स थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसे रिलीज करे, तो उन्होंने पैसे एलोकेट कर लिए थे, रिलीज नहीं किए थे। अब क्या होगा सर, इसके आगे कानूनी रिपरकशंस क्या होंगे? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो मामला है बिल्कुल बंद गली में है। अब क्या कोई तौहीन अदालत या तौहीन की तरफ जाता हुआ मामला दिखाई दे रहा है? और अगर होगा तो कौन होगा उसकी सबसे पहला उसकी लाइन में? लेकिन लाजमी बात है, क्योंकि अगर आपका जो है आर्टिकल 190 बड़ा वाज़ेह है कि ऑल अथॉरिटीज इन पाकिस्तान हैव टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
यानी ये उससे भी ज्यादा मजबूत अल्फाज हैं कि कंप्लाई करेंगे, बल्कि कंप्लाई नहीं, उसकी हर किस्म की मुआवनत करने की आईनी जिम्मेवारी उन पर नाफिज कर दी गई है आइन के अंदर। और आइन के अंदर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रेस्ट्रेंट से काम लिया कि वो बजाय इसके कि चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाते, उन्होंने सीधा स्टेट बैंक को बुला लिया और उन्होंने कहा कि 1 खरब 47 अरब हमारे पास मौजूद है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। और वैसे भी मारिया के 20,000 अरब का बजट, 20,000 के अरब के बजट में 20 अरब या 21 अरब न देना, ये सिवाय इसके कि यानी हमारी जो पीडीएम की हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती किसी कीमत पर, क्योंकि इस वक्त उनका पॉलिटिकल कैपिटल इतना गिर गया है कि वो ये फरार के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, आपके सवाल का जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेट बैंक को कहा कि आप मंडे तक आप 21 अरब जमा करवाएं और आके रिपोर्ट करें, तो कल बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका कि स्टेट बैंक का जो भी आएगा वो तैयारी करके आए जेल में जाने की। आर्टिकल 204 में सीधा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसने इर्तिकाब किया है। वो ये इसकी आड़ नहीं ले सकता कि मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ने या लॉ या वजारत खजाना ने मुझे मना कर दिया है कि मैं पैसे न रिलीज करूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सभी पाबंद है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ नहीं है हमारी, ये आर्टिकल 220 का बड़ा क्लियर मैंडेट है कि ये जो डिमांड होगी, डिमांड की उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हमें इतना जो है पैसे की जरूरत है इलेक्शन के इनेकाद के लिए, तो 21 अरब का ये इलेक्शन कमीशन का जो आईनी मैंडेट था उसके ताबे है। लेकिन खोसा साहब, अब बात 21 अरब रुपए की नहीं है, ये पीनट्स रकम होती है रियासत के लिए। अब मसला इससे बढ़ के है। अब जैसे आपने कहा कल स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को जो भी होगा जेल जाने के लिए तैयार रखना होगा, तो हुकूमत तो सर इसके लिए तैयार है। वो कहते हैं कि आप एक शख्स को जेल भेजेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, कोई और आ जाएगा। स्टेट बैंक के गवर्नर को की बात हो, वजीर खजाना की बात हो, वजीर आजम की बात हो, कितने वजीर आजम हटाएंगे, कितने वजीर खजाना हटाएंगे, हम बार बार वो जाएंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ये तो मारिया हमने भी कोशिश की थी, जब हमने कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी खत नहीं लिखेंगे हम। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था तो उस वक्त हमने यही मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी और हमने कहा था कि सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना है, हम नहीं लिखेंगे। तो हमने न सिर्फ वजीर आजम को सजा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट से, न सिर्फ उनको वजारत उज़्मा से सुबकदोश होना पड़ा था, बल्कि उनको जो है 5 साल की उनको वो नाअहली भी हुई थी। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन कर आए थे और कहा था नीचे उतरो, बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक नहीं होने देंगे। तो आज देखेंगे इसमें ये फिर तैयार हो जाए, अगर दूसरों के लिए, हमारे लिए, या वो ये एक बनाया था उन्होंने, गड्ढा खोदा था, तो आज उसमें गिरेंगे। और राना सनाउल्लाह ने तो बाहर आज जो खुला नंगा कह दिया है, फितना भी कहा उन्होंने। देखें फॉर्मर प्राइम में मेरा भी कोई आई हैव नो लव लॉस्ट, इमरान खान की पार्टी से मेरा कोई ऐसा लगाव या ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फितना कहना और फिर उनके तो हमें सारों को जो सर आप पे तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, आपने तो टिकट मांगा है अपने किसी घर के किसी मेंबर के लिए, वो ये पीटीआई से। इससे बड़ा मारिया झूठ और लग़्व बात नहीं हो सकती है। मैंने 10 करोड़ का उसको जो है हर्जाने का नोटिस दे दिया है, ना मेरा बेटा कोई इलेक्शन लड़ रहा है, और मारिया आपको पता है कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं, वो तारीखें गुजर चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो खुदारा इस किस्म की खबरें ना लगाया करें जिसकी कोई सर पैर ही ना हो जिसका, इसलिए ये तो आप छोड़ दें बात। लेकिन बात यह है कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाना, और आर्टिकल जो है क्या किसी एक शख्स ने कहा है कि 90 दिन का जो है कदगन आइन में नहीं लगाया गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने, बाकी सारी चीजें तो फरोई है, सारी चीजें जो है ये तो बहाने हैं, हीले हैं। आप किस तरह अब मारिया देखो क्या हो रहा है कि दो सूबों में देयर इज नो गवर्नमेंट इन द 2 प्रोविंसेस। 90 दिन गुजरने लगे या गुजर चुके हैं। 90 दिन के अंदर आपने अवाम को उनकी हक के हकमियत से और उनके हक के वोट से
2 सूबों को महरूम कर दिया है। आइन की आपने धज्जियां उड़ा के सर वो कहते हैं आर्टिकल 224A के तहत उनके पास प्रोविजन है, वो कैरी ऑन कर सकते हैं। ये भी कहकर गए हैं कंवर दिलशाद साहब, जो कि केयर टेकर सेटअप का हिस्सा है। वो कह रहे हैं हमारे पास आईनी प्रोविजन होगी टू कंटिन्यू। क्या प्रोविजन है आप बताएं ना मुझे। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना थे, 90 दिन के लिए केयर टेकर्स थे। केयर टेकर्स को आप जबरी अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो वो गैर आईनी होगा। लेकिन हकीकत ये है कि 90 दिन के बाद इन 2 सूबों में कोई हुकूमत नहीं है और आपने अवाम को हक के हुक्मरानी से रोक दिया है, आपने उनके हक के राय दही को बंद कर दिया है, आपने 2 सूबों को यानी 2/3 ऑफ सर बज़ाहिर ये भी लग रही, बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि जो सियासी शहादत की मुतलाशी है अतर काज़मी, वो उनको शायद अदालत से ही मिलेगी। लेकिन एक बात है जो हुकूमती कैंप कहता है, लेट मी प्रेजेंट देयर केस ओवर है, वो कहते हैं जी कि अदालत के हर फैसला हमने माना। वज़ीर आज़म घर पे गए, चाहे वो गिलानी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आपने उनको सियासी अमल से बाहर करना है, मरियम बीबी पे आपने कदगन लगानी, नवाज शरीफ साहब को ताउम्र नाहिल करना है, हर फैसला माना गया। अब नहीं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, अब नहीं, बहुत हो गया। देखिए पहली बात तो ये है कि अदालत ने कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं दिया, कोई फैसला उन्होंने ये नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत ये ना करे वो ना करे। यहां पे 2 सूबों के हवाले से पहले से ही अदालत के अंदर केस चल रहा था। ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की बात तो करते हैं, केस तो पहले अदालत में चल रहा था, पार्लियामेंट ने क्यों उसको टेकअप कर लिया? इनको क्या इश्यू है? क्या जाती ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने आइन को चलाना? और दूसरी बात देखें, लतीफ खोसा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, आइन की ये बात भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, उसके मेन जो आर्किटेक्ट है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला। ये जरदारी साहब का प्लान है, ये वही प्लान है जिनका अभी खोसा साहब ने जिक्र भी किया। उस जमाने में भी गिलानी साहब के हक में वो आना शुरू हो गई थी, जमहूरियत के हक में करारदादों से ये चीजें नहीं होती। हमें अफसोस इस चीज का है कि वो लोग जो हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होकर, रजा रुबानी साहब, दीगर मोजिज कायदीन जो हमेशा जमहूरियत की बात करते थे, आइन की बात करते थे, आज किधर है फरतुल्लाह बाबर साहब? कोई हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि जनाब आप ये कर दें वो कर दें। अब हम क्या मुतालबा कर रही है कि वो आइन जिसका आप सुबह शाम हमें गोट के पिलाते थे और हमें वो जब याद हो गया वो आइन, तो अब आप कह रहे हैं वो सिर्फ याद करवाया था, अमल तो नहीं उस पर करना था। अबू जर, ये जो अभी खोसा साहब ने कहा कि कल जो भी स्टेट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जेल जाएगा, तो ये मामला आपको स्टेट बैंक तक ही आता हुआ दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर कोई और रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। इसको कुछ और वक्त स्टॉल करेंगे या अभी अगले 3-4 दिनों के अंदर हम कुछ और फिर देखेंगे जरा हार्शर इम्प्लीमेंट कराने के तरीकेकार? देखिए खोसा साहब ने बिल्कुल आइन की तशरीह बिल्कुल ठीक की, आर्टिकल 204, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। स्टेट बैंक का मेरे ख्याल से ऑफिशियल जेल नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या उसके ऊपर जो उसको लोग संभाल रहे हैं, जो चला रहे हैं, अप टू द प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले। जो पैसे नहीं गए और अगर कल बात ऊपर जाती है तो फिर आपको पता है अप टू द टॉप उसने जाना है और हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और उसको म्यूजिक जो है उसने उसका फेस करना ही करना है। देखें हार्शर होना पड़ेगा अदालत को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जब होते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर्स होते हैं, इस वजह से ये अदालत की बका का सवाल है, ये आईने पाकिस्तान की बका का सवाल है। ये सिर्फ मेरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है। दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जिसको प्रोटेक्ट करना है, जिसको हमने एडवांस करना है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी। आर्टिकल 5 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस वजह से आर्टिकल 6 में हमने हाई ट्रीजन का ट्रायल रखा हुआ है, क्योंकि जो आइन को मुअत्तल करेगा, जो एब्रोगेट करेगा, उसको डेथ सेंटेंस आइन पाकिस्तान कहता है। वाहिद ऑफेंस है कंटेम्प्ट के अलावा जो आर्टिकल 6 में आइन खुद डिफाइन करता है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे एक फिलॉसफी है, क्योंकि आइन पे हमने जब कॉम्प्रोमाइज किया पाकिस्तान हमेशा 20 साल पीछे गया है। आपने आज इलेक्शन डिले कराया 6 महीने के लिए, ये एग्जाम्पल सेट होगी, फिर जो हुकूमत आएगी उसने कहना है हमने 10 साल तक वापस नहीं जाना, तो फिर आपका आइन ही कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी ठीक है। बहुत शुक्रिया। और पीएमएलएन की सियासत का एक बड़ा ये एक वतीरा रहा है कि जो कुछ अपने दौरे हुकूमत के अंदर अपने सियासी मुखालिफिन के साथ किया, जो गड़े खोदे, जो लैंड माइन्स बिछाई, उसका शिकार वो हमेशा खुद होते रहे। चाहे वो नैब के ऑर्डिनेंस हो, जब उसको सारा कुछ अमेंड करना था 18वीं तरमीम के बाद, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त सजेस्ट किया कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो तब पीएमएलएन ने उसको कायम रखा, तो फिर बाद में इसका निशाना वो बने। सो अगर आज कोई इलेक्शन आगे कराने की गुफ्तगू करता है तो याद रखना चाहिए कि अगर आज आप उन लोगों में शामिल हैं जो इलेक्शन आगे करा रहे हैं, तो इसकी
बिल्कुल कभी इम्कान है, बल्कि 100% श्योरिटी है कि कल को टेबल्स जब टर्न होंगे तो इसी तरीके से आप भी इलेक्शन मांग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं प्रोविजंस और इन्हीं टेक्निकलिटीज का सहारा लेके फिर उस वक्त आपसे इलेक्शन छीने जा रहे होंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है जी, जरा आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खलाई मखलूक का तो जिक्र पाकिस्तान की सियासत में बहुत होता रहा। अब एक जो नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है वो साबिक वजीर आजम जो है राजा फारूक साहब ने कश्मीर की सियासत के अंदर जो जोड़ तोड़ हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कराई, और वो ये है जिन्नात का वोट। ये जिन्नात किस तरह से, कैसे खामोशी से बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, ये राजा साहब ने कैसे बताया, जरा सुनिए। बताया सर, ये 3 वोट किस तरह लिए है अपोजिशन ने? जिन्नात ने दिया नहीं, ये 3 वोट सारा समझने काफी जिन्नात के वोट है। तो वहाँ भी 7 वोट पूरे हो जाएंगे जिन्नात के? किधर? वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के इंतखाब में जिन वोट ले आते हैं। जो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अंदर हो रहा है, आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने के लिए भी वही जोड़ तोड़ के जो हथकंडे हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मरतबा जिन्नात जो हैं वो बड़ा काम आ रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।